Yeah, good morning everyone. I am Kartar Singh Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start and continue the topic differential amplifier using BJT transistors. डिफरेंशियल एम्पलीफायर ब्रीफली रिवाइज करते हैं. डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक यूनिक अद्भुत एम्पलीफायर है और इसमें दो इनपुट का डिफरेंस होके फिर एम्पलीफिकेशन होके आउटपुट पे मिलता है. एक ऑर्डिनरी एम्पलीफायर से इसकी खूबसूरती ये है कि ये किसी भी नॉइज सिग्नल्स, कोई भी नॉइज सिग्नल्स जो इनपुट पे सुपर इम्पोज हो जाता है और कॉमनली दोनों इनपुट पे समान रूप से सुपर इम्पोज होता है, उसको सप्रेस करके और रिमेनिंग सिग्नल का डिफरेंस करके आउटपुट पे प्रदान करता है, जिसको कि कॉमन मोड रिजेक्शन भी कहते हैं. कॉमन सिग्नल अगर दोनों इनपुट पे अप्लाई हुआ तो बिकॉज ये दोनों इनपुट सिग्नल को पहले डिफरेंस करता है फिर एम्पलीफाई करता है, दैट मीन्स it is better amplifier which reject the noise signal or any other unwanted signal that may be superimposed at the input signals. So it is the most important amplifier in communication purpose. अब सिग्नल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिग्नल्स मैं आपको बता देना चाहता हूं. जैसे कि बेस पे आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, लीड्स का, वायर्स का यूज किया है. ये जो लीड्स और वायर्स होते हैं, अगर ये कहीं ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में आपका सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में आपका एम्पलीफायर या किट रखा है, और ऐसे केस में जो वायर जो है कनेक्टिंग लीड्स है, ये भी एंटीना की तरह काम कर सकती है. और अगर एंटीना की तरह काम करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, एनवायरमेंटल नॉइज को कैच कर सकती है और जोड़ सकती है इनपुट सिग्नल्स पे. तो वहाँ पे जब नॉइज बढ़ जाएगी, जो नॉइज जुड़ेगी वो एम्पलीफाई हो जाएगी और आउटपुट पर मिलेगी. तो उस प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर से. तो ये इसकी खूबसूरती है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. दूसरा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रखने होते हैं कि दो स्टेज लेते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस की और दोनों को कपल करते हैं. उनके एमीटर को कपल करते हैं, उनके कलेक्टर पे जो वीसीसी सप्लाई लगी होती है उसको भी कंबाइन करके एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिए जाते हैं. लेकिन जो फैक्ट्स है वो ये है कि दोनों ट्रांजिस्टर फुल्ली मैच्ड होने चाहिए, उनके सारे कंपोनेंट्स सेम रेटिंग के होने चाहिए, और उन पे जो सप्लाई देते हो, अगर इसके बाद कॉमन सप्लाई देते हो तो आउटपुट ज़ीरो होगा. दोनों इनपुट पे सेम सप्लाई देते हो तो आउटपुट ज़ीरो होगा. और ये होता है कॉमन सिग्नल रिजेक्शन या कॉमन मोड रिजेक्शन. आगे शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो पिछली क्लास में भी देखा था. एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद में आगे कैरी ऑन करेंगे. देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, चार कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के. फर्स्ट वन इज, फिगर वन इज ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. इसमें दो इनपुट देख सकते हैं, V1 और V2. दो इनपुट V1 एंड V2 ये अप्लाई किए गए हैं, V1 एंड V2 सॉरी. और सेकंड जो फिगर सेकंड है उसमें है V1 V2, यानी दो इनपुट अप्लाई किए हैं लेकिन आउटपुट लिया है कलेक्टर और ग्राउंड के बिटवीन में. यानी फिगर फर्स्ट है ड्यूअल इनपुट और आउटपुट, बिकॉज दोनों कलेक्टर टर्मिनल से लिए Q1 और Q2 के, और बिकॉज वी नो दैट ऑल कंपोनेंट्स आर फुल्ली मैच्ड, यानी voltage across collector 1 and voltage across collector 2 are at same potential. So why, that's why it is known as balance output. तो फर्स्ट फिगर है dual input balance output, and नेक्स्ट फिगर 2 है dual input unbalance output. फिगर 3 है सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट, और फिगर 4 है
सिंगल इनपुट एंड अनबैलेंस आउटपुट। वर्किंग भी आप देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट इनकी वर्किंग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं। देखिए, सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसमें जो इनपुट अप्लाई किया है Q1 के बेस पे अप्लाई किया है और यही रिफ्लेक्ट होता है Q1 के कलेक्टर पे, इन्वर्टेड फेज में अप्लाई होता है, और सेम सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है कलेक्टर 2 पे यानी Q2 के कलेक्टर पे। और इसी तरीके से जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हैं, सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सबकी कंडीशन एक है कि किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके जो कुछ फैक्ट्स है, कंडीशंस हैं, वो प्रॉपर मीट होनी चाहिए, प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर्स की सारे कंपोनेंट्स सेम रेटिंग के, सेम वैल्यू के होने चाहिए। दैट्स ऑल। दैट इज ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और ये ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में सिग्नल्स किस तरीके से अप्लाई किए हैं और आउटपुट कैसे मिल रहा है। नेक्स्ट जो नीचे है ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का सर्किट, ये भी देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से 4 कॉन्फ़िगरेशंस है। ये चारों कॉन्फ़िगरेशंस आप स्टडी करेंगे। नाउ आज शुरू करते हैं, ये एक ब्रीफ था, आज शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यस, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे और ये कॉन्फ़िगरेशंस ब्रीफ किए थे। इसके बाद में वर्किंग देखते हैं कि कैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्क करता है। देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर हैं और दोनों ट्रांजिस्टर फुल्ली मैच्ड है ऐसा हम मानते हैं। और अगर इनके इनपुट पे V1 और V2 या फिर Vin1 Ve2 अप्लाई करते हैं, देन आउटपुट at collector 1 and collector 2, that is overall output V0 will be equal to difference of input into gain of the differential amplifier, यानी V0 इक्वल्स टू AD बोले तो डिफरेंशियल गेन इंटू V1 माइनस V2 या Vin1 माइनस Vin2। हर बुक में हर जगह अलग अलग नोटेशंस हो सकते हैं, कहीं V1 V2 होंगे, कहीं Vin1 Vin2 होंगे, तो इनपुट्स के नोटेशन चेंज हो सकते हैं। Vin1 या Vin को कहीं पे Vs करके लिखा होगा सोर्स वोल्टेज, तो ये नोटेशंस वेरी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, डिफरेंशियल गेन हो गया, इनपुट हो गए, इनपुट का डिफरेंस हो गए और एम्पलीफाई होकर आउटपुट पे मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब वर्किंग यानी इसकी एनालिसिस, 2 तरीके की वर्किंग होती है, 2 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। डीसी एनालिसिस जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट यानी ICQ एंड VCEQ फाइंड आउट करते हैं, और एसी एनालिसिस जिसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं डीसी एनालिसिस के लिए सर्किट डायग्राम क्या क्या करते हैं। डीसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले डीसी के लिए एसी सोर्सेज को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं, यानी एसी सोर्सेज को हटा देते हैं उनके इंटरनल इम्पीडेंस से। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्किट है ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का, 2 इनपुट दिए हुए थे लेकिन उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस सर्किट में RS और RS यानी सेम इनपुट अप्लाई किया गया है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था इनपुट सोर्स का वो RS था। मैंने कहा ना, कहीं पे R इन हो सकता है, V इन हो सकता है, कहीं पे RS हो सकता है, VS हो सकता है। तो इस तरीके से नोटेशंस वेरी हो सकते हैं। तो सारे AC सोर्सेज को यानी इनपुट सप्लाई सोर्सेज को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। DC जो बाइसिंग वोल्टेजेज है VCC और VE, इनको एज इट इज़ रखा है। और बिकॉज ये कंडीशन पहले से ही मैंने बताई थी कि दोनों स्टेज है वो आइडेंटिकल है, Q1 और Q2 फुल्ली मैच्ड है, RC ऊपर इन दोनों का कलेक्टर रेजिस्टेंस सेम है और दोनों के एमीटर को कपल्ड कर दिया है, दोनों का एमीटर रेजिस्टेंस भी एक हो गया है।
और सोर्स रेजिस्टेंस भी सेम है, यानी दोनों स्टेज Q1 की स्टेज एंड Q2 की स्टेज दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी किसी एक स्टेज को लेकर एनालिसिस की जा सकती है। तो ये अजम्पशन हमने जारी रखे हैं कि सोर्स रेजिस्टेंस सेम है, मान लीजिए Q1 और Q2 फुल्ली मैच्ड है, RE1 और RE2 इक्वल है और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेट सपोज RE है, RC1 इक्वल टू RC2 इक्वल टू RC है और दोनों बैटरी का एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी प्लस VCC की जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस VE के एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं KVL इनपुट साइड में। इनपुट साइड का मीनिंग हो गया, मान लीजिए Q1 वाली स्टेज फर्स्ट लेते हैं, तो इसमें यहाँ से VS से और शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर के बेस B1, फिर एमीटर E1 से लेके और माइनस VEE और अगेन ग्राउंड। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस VE है, माइनस VEE का अनादर टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव अगर सर्किट से जुड़ा तो पॉजिटिव दूसरा टर्मिनल होगा और दूसरा टर्मिनल इसका जो है वो ग्राउंड से जुड़ा होगा। इसी तरीके से प्लस VCC का प्लस टर्मिनल सर्किट से जुड़ा तो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड से जुड़ा होगा। तो बेस साइड लेते हैं Q1 की बेस साइड और KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई करिए, माइनस IB बेस करंट इंटू RS, ये KVL से इक्वेशन मिली, इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज करंट ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन IC इक्वल टू बीटा IB होती है और IC एंड IE ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, यानी आप लिख सकते हैं IB की जगह IB इक्वल टू IE अपॉन बीटा। IC की जगह IE लिख लीजिए और IB की वैल्यू मिल जाएगी इससे IE अपॉन बीटा। तो ये इक्वेशन सेकंड इसको नोट कर लीजिए और इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे इक्वेशन मिलेगी आपको कुछ इस तरीके से, ये इक्वेशन मिलेगी। और इसको फर्दर सोल्व करने पे इसमें यहाँ पे VB है बेस एमीटर वोल्टेज और ट्रांजिस्टर कट इन वोल्टेज, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 या 0.2 वोल्टेज होता है। और अबव इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए RS अपन बीटा, यानी सोर्स रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बीटा। जैसा कि हम जानते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है और प्रैक्टिकली RS की वैल्यू फ्यू ओम्स, फ्यू 100 ओम्स होगी और बीटा लगभग 90 के आसपास होता है, यानी फ्यू ओम्स में अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम होगी और ये 2RE जो फैक्टर है इससे काफ़ी कम होगी। वी कैन से RS अपॉन बीटा इक्वल्स टू RS अपॉन बीटा इज़ वेरी लेस देन 2RE। सो अगर ये पुट करते हैं तो इसको इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट की जा सकती है, यहाँ पे इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट किया जा सकता है। और अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपको फर्दर इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। इक्वेशन नंबर 3, IE की वैल्यू आ गई यहाँ पे, I इक्वल्स टू VEE माइनस VB अपॉन 2RE। ये स्पष्ट है, IE एमीटर करंट है और IE IC होता है, यानी कलेक्टर करंट या एमीटर करंट, या मैं कहूँ ऑपरेटिंग जो पॉइंट वैल्यू है करंट की, वो टोटली डिपेंड करती है RE पे, एमीटर रेजिस्टेंस पे। यानी एमीटर रेजिस्टेंस जैसा प्रीवियस लेक्चर में बताया था नेगेटिव फीडबैक का काम करता है और एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करती है कि एमीटर करंट या कलेक्टर करंट कितनी होगी। ये इक्वेशन थर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और IE इज इंडिपेंडेंट ऑफ RC, और कलेक्टर रेजिस्टेंस वेरी करे उससे एमीटर करंट इंडिपेंडेंट होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज या कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर, VCE कैलकुलेट करते हैं। और VCE की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ देख सकते हैं आप, VC इक्वल्स टू VC माइनस VE। और VC कलेक्टर टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा, VE एमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा। फिर सर्किट को देखते हैं, एमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है, एमीटर टर्मिनल पे वोल्टेज VBE यानी माइनस VBE मिल रहा है, क्योंकि RS बहुत कम होता है और RS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपन मानते हैं कि है ही नहीं। तो एमीटर E1 पे कितना वोल्टेज होगा, E1 से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज,
यानी E1 से आप शुरू होते हैं तो माइनस VBE और फिर आता है RS के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बट अपन मानते हैं कि RS बहुत कम है और इसके अक्रॉस नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी टोटल E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है माइनस VBE। और इसी तरीके से VC होगा VCC माइनस ICRC। सर्किट को देख सकते हैं, ये सर्किट को देख सकते हैं। यहाँ C1 पे कितना वोल्टेज होगा, VCC माइनस RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोनों को पुट करते हैं तो इक्वेशन 4 मिलती है, और इक्वेशन 4 की कुछ वैल्यू होगी VC इक्वल टू VCC प्लस VB माइनस ICRC। यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट की जो वोल्टेज वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है RC पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज VCC फिक्स है, VB ट्रांजिस्टर की रेटिंग होती है वो फिक्स है, तो वेरी करेगा IC और RC, यानी RC पे डिपेंड करेगा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज या ऑपरेटिंग पॉइंट वोल्टेज। सो ये DC एनालिसिस हुई, और इससे हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी ICEQ एंड VCEQ। ये यहाँ पे प्रेडिक्ट हो रहा है ICQ एंड VCEQ, ये ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू। इसमें IE की जो वैल्यू है या ICQ जो है वो RE पे डिपेंड करती है, जबकि VCE जो है वो RC पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे AC एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। थैंक यू।